वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 4 का उर्दू क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये क्लास नंबर 17 है। इससे पहले मैंने 16 वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है, मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, लाइक कमेंट्स करना ना भूले। अगर आपने अब तक जो है क्लास 1 से नहीं देखे तो आप उसे जाके देख ले, ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ किस तरीका का क्लास चल रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले अब जो यहाँ पे से एक तरीका से क्लास जो चल रहा है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप लोगों को कंटेंट पेज पे मिलेगा, जो मैंने मतलब कि पार्ट इसी पार्ट का है, क्रैश कोर्स का ही पार्ट है, लेकिन तांडव करके मैंने नाम यहाँ पे दिया था। तो 15वां वीडियो से स्टार्ट किया गया था, 15-16। तो 15 वीडियो मिल गया था, जिसमें हमने कवायद का जो मतलब कि कसीदा के ऊपर डिस्कस किया था। अ, कसीदा के ऊपर, ठीक है, कसीदा के ऊपर मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। दूसरे वीडियो के अंदर मैंने जो बात किया, ड्रामा के ऊपर मैंने बात किया था। आज हम लोग जो कवायद का जो टॉपिक जो लेने वाले हैं, रमूज औकात यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स लेने वाले हैं, जिसको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। और तीनों लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी हिंदी में भी पढ़ेंगे, मतलब कि उसका नाम रहेगा, उर्दू में नाम रहेगा, इंग्लिश में नाम रहेगा। लेकिन किस बेस पे पढ़ना है, नाम तो तीनों का लेना है, लेकिन बेस हमको जो पढ़ना है वो उर्दू बेस पे पढ़ना है, क्योंकि उर्दू की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस बेस पे पढ़ेंगे और साथ में आप लोगों का थर्ड पार्ट के अंदर P3 के अंदर जो आपका दो मुसन्निफ का नाम है, जो उससे रिलेटेड पॉइंट लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले। क्लास पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिससे आप लोगों को जुड़ जाना है। हर क्लास का पीडीएफ मैं वहीं पे अवेलेबल करा देता हूं, जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो बगैर किसी देरी का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि रमूज औकात के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सीरियल नंबर है। तकरीबन मैंने 20 तक लिया है, यानी कि 20 ठो जो हम लोग जो है लिए हैं, 6-7 यहाँ 16, 16 यानी 20 ठो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे रमूज औकात का लिया है। अब रमूज औकात क्या होता है, तो सबसे पहले रमूज औकात के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रमूज औकात जो होते हैं ना, वो अ, रमूज औकात जो होते हैं, औकात जो होते हैं, यानी जिसको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ये क्या होते हैं, जिसको हम लोग जो इसमें जो कहते हैं, इंग्लिश में जो कहते हैं, तो पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, तो बात जो हम लोग कर रहे हैं रमूज औकात, यानी कि हम लोग आ, ये हो गया जाके आप लोगों का विराम चिन्ह के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन, है ना। पंक PUNC TUATION, पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। रमूजों का, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पंक्चुएशन मार्क, कभी हो सकता है क्योंकि जिस तरीका से आपका पूछा ये गया था कि आपका नज्म मुर्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाहे आपका इस्तिआरा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो उसी तरीका से इसके बारे में पूछा जा सकता है। रमूज औकात को पंक्चुएशन मार्क, यानी रमूज औकात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क। आपको याद रखना, हिंदी का आपका नहीं पूछेगा, लेकिन इंग्लिश से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्या होता है कि ये इसका इस्तेमाल सिर्फ किया जाता है तहरीरी शक्ल में किया जाता है। किस में किया जाता है? तहरीरी शक्ल में। किसमें किया जाता है? तहरीरी शक्ल के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओनली फॉर तहरीरी शक्ल। हम लोग जबानी तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जितने भी आपका जो रमूज औकात है, वो क्या करते हैं कि तहरीरी शक्ल में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ओनली फॉर किसमें? तहरीरी शक्ल में, यानी कि लिखने के वक्त ही हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलने के वक्त हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रमूज औकात क्या होता है, तो रमूज औकात ये चीज होते हैं, जिसको हम लोग, जो रमूज औकात जो होता है कि एक तरीका से एक निशान है, यानी एक अलामत है,
है ना? जो जुमले को दूसरे जुमले से अलग करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि किस जुमले को किस जुमला से अलग करना है। तो जुमले को मेन मकसद रहता है जुमले को चाहे लफ्ज़ को अलग करने के लिए जो है हम लोग रमूज़-औक़ात का इस्तेमाल करते हैं, वो भी तहरीरी शक्ल के अंदर में। ठीक है? तो ये चीज़ आपका होता है रमूज़-औक़ात जिसको हम लोग हिंदी में विराम चिह्न, उर्दू में इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे से देख लेते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर 20 को करके ले लिया गया है। देखिए, ये आपका एक तरफ इंग्लिश का नाम दिया हुआ है, इंग्लिश नेम, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया जाके उसके बाद यानी अलामत जिसको हम लोग चिन्ह कहते हैं या संकेत कह दीजिए, ये इंग्लिश में हो गया जाके इंग्लिश में, हिंदी में हो गया, उर्दू में हो गया। कुछ एक नज़र यहाँ पे भी देख लेना कि किस तरीक़ा से इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग पहले नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। देखिए, ये आपका सिंबल है, यानी ये अलामत है आपका, इसको कहा जाता है सेमीकोलन। तो ये आपका ये जो है ना ये आपका इस तरीक़ा से इंग्लिश में और हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो इस तरीक़ा से ये जो सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं सेमीकोलन, है ना? हिंदी में कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। लेकिन उर्दू की बात है जब, जिसको हम लोग वक़फ़ा कहते हैं या नीम वक़फ़ा भी कहा जाता है। वक़फ़ा और नीम वक़फ़ा दोनों कहा जाता है। ठीक है? ये क्या होता है कि देखिए, आपका देखिए ये जो बिंदु है ऊपर है, लेकिन यहाँ पे कोमा जो आपका नीचे आ गया। लेकिन उर्दू में क्या होता है कि कोमा ऊपर चला जाता है, बिंदु नीचे चला आता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ये वक़फ़ा कहा जाता है, यानी कि नीम वक़फ़ा भी हम इसको कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेमीकोलन कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है सेमीकोलन को उर्दू में क्या कहते हैं? तो वक़फ़ा, या ऑप्शन में आपका नीम वक़फ़ा है, या दोनों है तो एक से ज़्यादा होगा, नहीं है तो सिर्फ़ एक ही को होगा, जिसको हिंदी में हम लोग अर्धविराम कहते हैं। दूसरे नंबर की बात करें यहाँ पे, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल को कहा जाता है इंग्लिश में कोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कोलन कहा जाता है। और हिंदी की बात करें तो अपूर्ण विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्ण विराम। यानी कि ये जो है मतलब कि पूरा नहीं है। ठीक है? जिसको उर्दू में कहा जाता है राफ़्ता। क्या कहा जाता है? राफ़्ता कहा जाता है। और दूसरा नाम जो इसका है तफ़सीरिया है। क्या है? तफ़सीरिया। क्या नाम है? तफ़सीरिया। तो यानी कि राफ़्ता का ही दूसरा नाम तफ़सीरिया है। यानी कि इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? राफ़्ता कहते हैं, तफ़सीरिया कहते हैं, जिसको हिंदी में अपूर्ण विराम और इंग्लिश में कोलन कहा जाता है। अब बात यहाँ पे ये चीज़ का आता है, इस चिन्ह को जो है, ये जो तीसरे नंबर पे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह को इंग्लिश में डैश कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है निर्देशक, है ना? यानी कि एक तरीक़ा से दिशा देने के लिए, ठीक है? जिसको उर्दू में ख़त कहा जाता है। उर्दू में क्या कहा जाता है? ख़त। वो आपका ये जो होता है, हम किसी को लिखते हैं प्रिंसिपल को, चाहे अपने पेरेंट्स के नाम या अपने दोस्तों के नाम, भाई के नाम जो लिखते हैं, वो ख़त नहीं है यहाँ पे, इस सिंबल का नाम यहाँ पे ख़त है। ठीक है? तो ये इंग्लिश में डैश कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है निर्देशक, उर्दू में कहा जाता है ख़त, इस सिंबल को। ठीक है? तो यानी थोड़ा-सा ये लंबा रहता है ना? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 तरह का सिंबल दिख रहा है, इसलिए ये 2 तरीका का, क्योंकि ये वाला सिंबल जो लिखा जाता है, तो ये आपका इंग्लिश में लिखा जाता है और हिंदी में लिखा जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश में इस तरीका से लिखा जाता है इस सिंबल को, यानी निशान को, संकेत को उर्दू में इस तरीका से लिखा जाता है। ये आपका उर्दू वाला पार्ट हो गया। यहाँ जो आपको डबल था, ये भी आपका उर्दू वाला पार्ट हो गया। यानी उर्दू में इस तरीका से लिखेंगे और उसके बाद जाके हिंदी में हम क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश में इस तरीका से लिखा जाता है। तो ये जो सिंबल आपका होता है, तो इसको कोलन एंड डैश कहा जाता है। यानी कि दोनों चीज़ कहा जाता है। जैसे देख लीजिए कोलन, तो यहाँ पे देखिए कोलन ये है ना, फिर उसके बाद जाके डैश, तो ये डैश भी आ गया। तो ये दोनों मिल के बन गया, तो इसलिए इसको कहा जाता है कोलन डैश। अब देखिए कोलन डैश को हिंदी में कहा जाता है विवरण चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवरण चिन्ह कहा जाता है। और उर्दू की बात करें तो तफ़सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तफ़सीलिया कहा जाता है। क्या? तफ़सीलिया, यानी तफ़सीर से बयान करना, है ना? जिसको हम लोग तफ़सीरिया कहते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है? आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नाम में यहाँ पे आप लोगों को इसको याद रख लेना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, सिर्फ ऐसे दे देगा तफ़सीलिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कोलन एंड डैश है, या कोलन एंड डैश को उर्दू में क्या कहा जाता है, तफ़सीलिया। क्योंकि अभी यहाँ पे
जो है आपका उर्दू एग्जाम है जिसमें उर्दू और इंग्लिश को मिक्सचर करके पूछा जा सकता है वर्ड के बारे में। बाकी ये सिंबल भी आपको दे देगा कि इस सिंबल को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में चाहे हिंदी में चाहे ये उर्दू में क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि हाँ ये जो सिंबल है कोलन का फिर डैश का, यानी कोलन डैश मिल के है, ये भी को है। तो उर्दू में इस तरीका से लिखा जाता है, हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, उर्दू में इस तरीका से। ठीक है, चलिए 5वें नंबर में देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है ना, तो दो को सिंबल दिख रहा, तो ये आपका हो गया जाके राइट लेफ्ट हैंड वाला जो आपका हो गया, ये इंग्लिश में और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं इस तरीका से, और उर्दू में हम लोग इस तरीका से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीका से इस्तेमाल करते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि कोमा, है ना, कोमा। तो इंग्लिश में कोमा कहा जाता है इसको, उर्दू हिंदी में कहा जाता है अल्प विराम। क्या कहा जाता है? अल्प विराम कहा जाता है। और उर्दू की बात करें तो इसको हम लोग सख्ता कहते हैं। उर्दू में सख्ता कहा जाता है, हिंदी में अल्प विराम, इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। तो जो कोमा होता है उसको उर्दू में सख्ता कहा जाता है, जो सख्ता होता है इंग्लिश में कोमा कहा जाता है, अल्प विराम कहा जाता है। ये इस तरीका से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आ- 5 नंबर तक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर जब हो गया तो ऐसा करते हैं कि हम ये पांचों को पहले सही से समझ लेते हैं। अब देखिए हम लोग वहां पे कई तरीका का इसका बात किया था, रमूजों का, जिसको हम लोग इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क, हिंदी में जो है हम लोग क्या कहते हैं उसको विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग किसको किसको पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए ये आपका हो गया, ये ऐसे जो चिन्ह हुआ ये चिन्ह, और उर्दू में ये इस तरीका से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीका से। तो इसको सेमी कोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी, है ना, सेमी कोलन कहा जाता है। और उसके बाद जाके हिंदी में कहा जाता है अर्धविराम। ये सब चीज हम लोग वहां पे देख लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ नाम बता देंगे कि हाँ इसको सेमीकोलन, हिंदी में अर्धविराम, उर्दू में कहा जाता है इसको वक्फा या नीम वक्फा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो इस चीज को हम लोगों को देखना है। तो देखिए इससे इसमें जो पॉइंट जो लिया गया था, यानी ये क्या करता है, छोटे जुमले को जो है ना मिलाकर एक जुमला बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे जुमले को बनाने के लिए एक जुमला का जो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वक्फा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिसाल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके लिए कि अहमद यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि अहमदाबाद, मिसाल के तौर पे अहमदाबाद, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, अहमदाबाद हो गया, जाके चाहे और भी ले लिए, यहाँ पे जैसे बिहार ले लिए, बिहार, है ना। उसके बाद जाके जैसे ले लिए हम यहाँ पे ले लिए दिल्ली, है ना, तो दिल्ली ले लिए। अब यहाँ पे ये इस तरीका से लगा, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब किसी लफ्ज के दरमियान सख्ता का इस्तेमाल तभी हम लोग करते हैं, ये इसका वक्फा का इस्तेमाल करते लफ्जों के दरमियान में करते हैं, है ना। दरमियान में का मतलब क्या होता है, बीच के अंदर हम लोग जब करते हैं, है ना। तो यानी ये आखिरी वाले के साथ मिला देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 4 गो 5 गो एक ही जात का, मतलब कि एक ही कैटेगरी का हम लोगों ने लफ्ज ले लिया। जब एक ही कैटेगरी का ले लिया लफ्ज, लेने के बाद जाके आखिरी लफ्ज जो बचेगा तो उसके साथ हम लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अहमदाबाद, बिहार, दिल्ली एक जगह है ना, एक जगह है। तो ये इस तरीका से हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं। तो ये आपका कौन सा चिन्ह हो गया, सेमीकोलन का। अब बात दूसरा ये आता है कि दूसरे अगर हम इसका देखें, अब इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोलन का, तो ये चिन्ह आपका, इसको ये चीज को कोलन कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में कहा जाता है इसको राब्ता या तफसीरिया कहा जाता है, और हिंदी में अपूर्ण विराम कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है ना। तो देखिए इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, ऐसा करते हैं हम इसको पहले यहाँ पे देख लीजिए, है ना। किसी का कॉल नकल करने या साबके जुमले की वजाहत के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका ठहराव वक्फे से ज़्यादा होता है, ये तो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि किसका ठहराव जो वक्फे से ज़्यादा होता है, तो राफ्ता का यानी तफसीरिया का, और मिसाल से पहले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना,
तो जैसे इसम के बारे में बोले कि इसम किसे इसम की तारीफ करे और मिसाल दे, तो हम लोग उसको किस तरीका से लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसम जो है किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं, अब मिसाल, ये जो लफ्ज जो मिसाल है इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं मिसाल, तब जाके हम लोग लिखते हैं। हिंदी में जैसे नहीं कहते हैं जैसे, अच्छा जैसे भी हम कर सकते हैं जैसे, तब जाके यानी कि हम लोग यहाँ पे ये जो इस्तेमाल किया कोलन किया, तब यहाँ से हम लोग लिखना अपना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ क्या चीज हमको लिखना है, जो भी मिसाल देना है इस तरीका से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात और भी ये भी देखे होंगे इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, अब पॉइंट में देखिए यहाँ पे दिया होगा अल्फाज और उसके माने के दरमियान, यानी कि अगर कोई लफ्ज है या माने या उसका अल्फाज है, जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे, तो हम लोग किस तरीका से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, लफ्ज या माने, है ना। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए एक माने वाला लफ्ज ले लेते हैं हम, जिसको हम लोग राब्ता का इस्तेमाल हम लोग वहां पे कर सकते हैं कि एक क्या मिसाल ले लेते हैं, मिसाल ऐसा करते हैं हम लोग, ये वाला मिसाल ले लेते हैं, मान लिया जाए, ले लेते हैं यहाँ पे, क्या ले लेते हैं, चलिए एगो ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे फहम, फहम, है ना। तो ये फहम है। अब इसका माने अगर पूछना, तो यहाँ पे फहम का मतलब समझ। तो ये जो हम इस्तेमाल किए, ये चिन्ह का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे दूसरी बात कि शेर या मिसरे का जो हवाला देने से पहले भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे के जुमले में अचानक तब्दीली, यानी खत के बारे में कह रहा है कि जुमले में अचानक तब्दीली और खात्मा, खात्मा से बड़ी लकीर खत की होती है। यानी खात्मा का मतलब कि जिसको हम लोग, खात्मा किसको कहते हैं, फुल स्टॉप को कहते हैं, है ना। खात्मा किसको कहते हैं, फुल स्टॉप को कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जो खत जो होता है वो उससे बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा में लिखा भी है, ये बड़ा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद तफसील याद कर, किसी बात की तफसील बयान करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इक्तबास या फहरिस्त की पेशकशी के लिए के वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई सूची बना रहे हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एक ही जुमला में जब कई बातें कही जाए, तब वहां पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए, किसी असूल या कायदे की मिसाल तहरीर करते हैं, तहरीर करते वक्त, यानी कि कोई असूल या कायदा है, उसके मिसाल के वक्त वही बात आ गई है यहाँ पे जाके, है ना। तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, जब कायदा कानून की जब बात आती है वहां पे, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कोलन एंड डैश का इस्तेमाल करेंगे। सख्ता के बारे में क्या करा कि जुमला में मुख्तलिफ अस्मा, यानी कि इसम, है ना, को अलग करने के लिए सख्ता का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखे होंगे ना ये इस तरीका, जैसे मान लीजिए कि हमको मिसालें दे रहा है, चाहे जुमला हम कोई बना रहा है, हम यहाँ पे लिखे दो से ज्यादा होना चाहिए, तब एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ होगा, आप देखिए यहाँ पे, है ना, ये देखिए अगला, एक ही तरह के तीन या तीन से ज्यादा अल्फाज जो साथ साथ इस्तेमाल हो, यानी एक ही तरह का। अब जैसे ले लिया हम यहाँ पे, हम जैसे यहाँ पे लिए अहमद, तो अहमद भी इंसान है। उसके बाद जाके यहाँ पे ले लिए राजू, राजू भी इंसान है। उसके बाद तीसरा को तो और से जोड़ दिए, और सलमान, सलमान। तो ये हम लोग इसका सख्ता का इस्तेमाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोमा, ठीक है। तो ये जो इस्तेमाल हुआ, तो इसको हम लोग सख्ता करेंगे, तो एक ही तरह का है ना। जैसे कॉपी कलम किताब एक ही तरीके का बात हो रहा, तो वहां पे कोमा दे के हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि लास्ट में और से उसको मिला देना, ठीक है। ये भी चीज याद आपको रखना। चलिए आगे यहाँ पे क्या था कि यह सबसे मुख्तसर वक्फे की अलामत होती है। तो सबसे मुख्तसर जो वक्फे की अलामत कौन होती है, तो उसको हम लोग सख्ता को कहते हैं। किसको कहते हैं, सख्ता को कहते हैं। किसको, सख्ता को कहते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे देखिए 6 नंबर पे कि ये जो अलामत आपको दिख रहा है, तो इस अलामत को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्लेमेशन। क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन। और हिंदी में कहा जाता है विस्मयादी बोधक। क्या कहा जाता है, विस्मयादी बोधक। इसको कहा जाता है नदाइया।
नदाया आप कई बार पढ़ चुके होंगे। आपको ये भी याद रखना कि जो लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ का माने अगर आपको पता है ना, तो फिर आपको वो टॉपिक पढ़ने में क्या होगा, सहूलत हो जाएगा। नदाया मैंने आपको बताया था कि नदाया का मतलब पुकारने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल किया जाता है उसको नदाया कहा जाता है। और उसके लिए चिन्ह कौन-सा इस्तेमाल होता है? ये चिन्ह एक्सक्लेमेशन का, यानी कि विस्मयादि बोधक, जिसको हम लोग नदाया कहते हैं और फिज़ाइयाँ भी कहते हैं। फिज़ाइया के अंदर क्या होता है कि खुशी या गम का हैरत अंगेज़ जो बात हम लोग करते हैं, तो वो फिज़ाइया के अंदर आपका आ जाता है। तो एक्सक्लेमेशन को क्या कहा जाता है उर्दू में? नदाया या फिज़ाइया दोनों कह सकते हैं। हिंदी में विस्मयादि बोधक, जो आपका चिन्ह, इस चिन्ह को कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी लिखा गया। तो ये जो लिखा गया क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंग्लिश के लिए है और हिंदी के लिए है। लेकिन उर्दू में इस तरीका से यानी उल्टा इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेटिव मार्क्स भी हम लोग कह सकते हैं, इंट्रोगेशन मार्क भी हम लोग इसको कह सकते हैं, या साइन ऑफ इंटरग्रेशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है? यानी साइन ऑफ इंटरग्रेशन का मतलब यहाँ पे इंटरोगेशन ये हो गया जाके आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है और इसको सवालिया जुमला कहा जाता है या इस्तिफामिया। आप लोग कोई टॉपिक आप पढ़िएगा तो वहाँ पे कई जगह पे आपको मिलेगा इस्तिफामिया का। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना अ, सवाल पूछने वाला जो लफ्ज़ है उसी से रिलेटेड है, उसी से मुताल्लिक है, यानी संबंधित है। तो सवालिया को ही क्या कहा जाता है? इस्तिफामिया कहा जाता है ना? ये आ गया जाके अब यहाँ पे इस सिंबल की बात हो रही है फुल स्टॉप की यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है जीरो करके, बूंदा करके, तो ये इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक है? एक चीज़ तो और यहाँ पे, अब बाकी एक चीज़ और भूल गया, और यानी कि फुल स्टॉप हिंदी में जो लिखा जाता है जिसको, अच्छा, ये फुल स्टॉप हो गया। फुल स्टॉप का अदर नेम पीरियड भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में पूर्ण विराम या विराम कहा जाता है, और उर्दू में खात्मा या कामिल वक्फा वक्फा कहा जाता है। देखिए नीम वक्फा हम लोग किसको बोले थे? तो नीम वक्फा जो हम लोग बोले थे, वो हम लोग खात्मा को बोले थे, यानी कि हम लोग आ, नीम वक़फ़ा हम लोग किसको बोले थे? तो हम लोग बोले थे उसको वक़फ़ा को बोले थे। वक़फ़ा का दूसरा नाम नीम वक़फ़ा भी है, और ख़ात्मा हो गया, ख़ात्मा का दूसरा नाम कामिल वक़फ़ा इसको कहा जाता है, ये भी याद आपको रखना है। अब यहाँ पे ये जो बूँदा हो गया ये इंग्लिश के लिए हो गया, तो भैया हिंदी के लिए क्या इस्तेमाल करना? तो ये खड़ा डंडा आपको इस्तेमाल करना है हिंदी के लिए। तो हिंदी में जो विराम चिन्ह होता है, पूर्ण विराम चिन्ह, ये खड़ा डंडा ज रहेगा तब जाके होगा। और उर्दू में जो ये इस तरीका से चिन्ह इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो चिन्ह यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये जो चिन्ह है ये उर्दू में खात्मा यानी कामिल वक़फ़ा कहलाता है। ये जो चिन्ह है इसको फुल स्टॉप या पीरियड कहा जाता है, और उसके बाद ये जो चिन्ह आ गया खड़ा डंडा की तरह, इसको पूर्ण विराम विराम कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो जो आपका सिंबल नज़र आ रहा है, इसको इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है, हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है। इंग्लिश में ब्रैकेट और हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है। उर्दू की बात करें तो इसको कौशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौशीन कहा जाता है। कौशीन को इंग्लिश में ब्रैकेट, हिंदी में कहा जाता है कोष्ठक। ठीक है? कोष्ठक को उर्दू में कौशीन और इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है, जो आपका यहाँ पे आप लोग बोलते होंगे छोटी बड़ी मझली, है ना? इस तरीका से तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे की, अब जो यहाँ पे जो सिंबल जो नजर आ रहा है ये दोनों, है ना? तो ये दोनों मिलके बना हुआ है। ठीक है? अब इसको कहा जाता है इन्वर्टेड कोमा, या है ना, यह कहा जाता है कोटेशन मार्क। इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क भी कहा जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हम लोग कोटेशन मार्क भी कहेंगे, दोनों के लिए इस तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया सिंगल, ये हुआ डबल इन्वर्टेड कोमा भी कहा जाता है। उर्दू हिंदी में कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। क्या कहा जाता है? है ना, उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, तो उर्दू में कहा जाता है वावीन। क्या कहा जाता है? वावीन। कौशीन आपको कहा जाता है कोष्टक यानी ब्रैकेट को, है ना? और इसको क्या कहा जाता है? वावीन कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, और इंग्लिश में कहते हैं कोटेशन मार्क्स। ठीक है? और हिंदी में क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे
आपका हाइफन, यानी ये जो चिन्ह आपको छोटा सा दिख रहा है, ये छोटा सा रहता है, तो ये आपका हाइफन है। क्या है ये? हाइफन। तो हाइफन जो है, जिसको हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है, हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जाके ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को कहा जाता है एपोस्ट्रोफी। क्या कहा जाता है? एपोस्ट्रोफी। ठीक है। जिसको हिंदी में कहा जाता है अक्षर लोप चिन्ह। क्या कहा जाता है? अक्षर लोप चिन्ह। यानी कि वहां पे अक्षर का जो वहां पे गोल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है इंग्लिश में किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस करके जो लिखा जाता है शॉर्ट करने के लिए, है ना। यानी कि आपको वर्ड को शॉर्ट करना, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों का देख लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एपोस्ट्रोफिस एस क्या है? ये आपका हो गया, है ना। तो एपोस्ट्रोफिस एस यानी कि यहाँ पे एस तो लगा दिए, ये जो चिन्ह आपका है ये एपोस्ट्रोफिस का है, और साथ में जब एस लगता है तब जाके कहा जाता है एपोस्ट्रोफिस एस। इसका मतलब जो दे दिया जाता है, काके की दे दिया जाता है, यानी कि ऑफ दे दिया जाता है। ठीक है। अब बात ये आता है कि यहाँ पे इसका तो ये आ गया जाके, जैसे कि मान लीजिए इज है, हमने यहाँ पे लिखा दिस इज आ पेन, यह एक कलम है। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इस तरीका से लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए डबल चीज आ रहा, ये भी चीज याद रखना कि जब आपका डबल एस, तो तब आपको बाहर रखना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आपका एपोस्ट्रोफिस एस में एक चीज और भी याद रखना है कि जहाँ पे एक ही आपका जो है ना प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए, एक ही आवाज उसका नहीं निकलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एस का उच्चारण फिर एस से मिल रहा था, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, अब जैसे हम ले लेते, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ही इज अ पुअर पुअर मैन, ही इज अ पुअर मैन, है ना। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो इज के जगह पे हम क्या कर लिए, ये जो लिख दिए अपोस्ट्रोफिस एस लगा के, तो इसका मतलब हो गया इज। ही इज यानी वह है, अब पुअर मैन एक गरीब है ना, एक गरीब आदमी वो है। अब उसी तरीका से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ भी एस आखिरी में आ गया, यहाँ भी एस आखिरी में आ गया। जब एक ही आवाज एक ही साथ आ जाएगा, तो फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, एगो एस को लोप कर दिया जाएगा, यानी छुपा दिया जाएगा। तो वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफिस का ही चिन्ह आप लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ दिस इज, यानी कि दिस इज, इसको दिस इज हम पढ़ सकते हैं, दिस इज यानी कि यह है आ पेन एक कलम। तो ये आपका ज्यादातर इस्तेमाल आपको कहाँ पे किया जाता है? तो इंग्लिश में किया जाता था। उसके बाद आप देख लीजिए, है ना, इस चिन्ह को कहा जाता है क्या? आप लोग देखे होंगे, देखिए यहाँ पे भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो इस चिन्ह को ही क्या कहा जाता है? तिर्यक तिर्यक चिन्ह कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑब्लिक या स्लेश। ऑब्लिक या स्लेश, ये दो ठो नाम है, ऑब्लिक या स्लेश नाम है, जिसको तिर्यक चिन्ह कहा जाता है, तिरछा वाला, है ना। उसके बाद देखिए ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग डॉट डॉट कर रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मार्क ऑफ ओमिशन। क्या कहा जाता है? ओमिशन। मार्क ऑफ ओमिशन आपका ये हो गया जाकर डॉट डॉट चिन्ह को कहा जाता है, जिसको हिंदी में लोप चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोप चिन्ह कहा जाता है। उर्दू में कहा जाता है अलामत हस्ब। क्या कहा जाता है? अलामत हस्ब कहा जाता है। ये हस्ब, हस्ब, ठीक है। तो अलामत क्या हज़्फ पे कहा जाता है, हज़्फ कहा जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये आपका ये रहता है कि कोई चीज को आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो इस लोप चिन्ह को उर्दू में हज़्फ, अलामत हज़्फ हम लोग कहेंगे। उसके बाद देखिए एक लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह यानी साइन ऑफ अब्रे ये हो जाएगा अब्रेवेशन। क्या हो जाएगा? अब्रेवेशन, साइन ऑफ अब्रिविएशन, है ना, अब्रेवेशन। तो ये आपका क्या होता है, ये जीरो के तरह, मतलब यहाँ पे ये इस तरीका से थोड़ा, यानी पॉइंट से ये थोड़ा सा बड़ा रहता है। और ये ज्यादातर आप लोगों को इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? हिंदी के किया जाता है। आप लोग देखेंगे जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, मोहम्मद जो लिखते हैं, है ना, तो ये आपका इसी को कहा जाता है क्या? लाघव चिन्ह, है ना। मोहम्मद ने जैसे यानी कि एक शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए, तो वहां पे लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।
और बाकी आपका यहाँ पे ये हो गया कि साइन ऑफ इक्वल है ना, इक्वेशन। तो साइन ऑफ इक्वेशन आपका हो गया यानी कि बराबर का चिन्ह, है ना, बराबर हो गया। उसके बाद जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है, मतसाविया। क्या कहा जाता है, मतसाविया। ठीक है, उर्दू में ये कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इससे पॉइंटेज ले दिया, किसी को पुकारने के लिए, तो ये नदाइया के से रिलेटेड है। तो जिसको पुकारने के लिए किस रमूज औकात का इस्तेमाल करेंगे, तो नदाइयाँ यानी कि इस चिन्ह का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। खुशी, गम या हैरत या खौफ या नफरत के लिए हम लोग के मौके पे जो जिसको हम लोग फजाइया के अंदर रखेंगे, वो किसको करेंगे, ये इस तरीका का इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेमेशन यानी कि फजाइया अलामत इस्तेमाल करेंगे। सवालिया के लिए क्या दिया हुआ कि दरियाफ्त करना या मालूम करना, सवाल के बाद। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे दरियाफ्त करना या मालूम करना। कोई चीज अगर हम मालूम करते हैं तो ठीक है, हम जबानी तौर पे हम उसको अदा नहीं करेंगे, लेकिन हमको तहरीरी शक्ल में देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क, या आपका नाम क्या है, सवालिया, है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जब हम लिखने के लिए जब जाएंगे कि आपका नाम क्या है, इस तरीका से आपका नाम क्या है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो ये लिखने के समय ही हम इस्तेमाल कर सकते, बोलने के समय नहीं कर सकते। और सवाल के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। खात्मा, जिसको कामिल वक्फा कहा जाता है, जुमले के खात्मा पर होता है। यानी कोई जुमला अगर आपको लिखा गया, आ, जहाँ पे जुमले का खात्मा हो जाता है, खात्मा का मतलब जुमला की खत्म हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, राजू सहरसा गया है। ये जो आपका चिन्ह जो यहाँ पे लगा दिया, तो यही तो खात्मा हो गया, है ना। इसी को तो कहा जाता है, यानी ये आपका क्या हो गया, ये खात्मा हो गया, खात्मा हो गया, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, है ना। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, हाँ हाँ, तो खात्मा यानी जिसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं, है ना। फुल स्टॉप के अंदर आता है फुल स्टॉप, है ना, जिसको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं, ये पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, है ना। यानी कि आपका जिसको इंग्लिश में ये आपका बुंदा रहा, ये आपका हो गया जाके हिंदी में जो हिंदी में इस तरीका से डंडा इस्तेमाल कर दिया जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह के अंदर आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये जुमला के अंदर रहता था। अब यहाँ पे देखिए आपका, उसके बाद ये आ गया अंग्रेजी के मखफात, है ना, अंग्रेजी के मखफफात के दरमियान करना। यानी अंग्रेजी का कुछ जो हम लोग जो लिखते हैं, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड इन उर्दू में जो लिखते हैं, तो उसके बीच में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग लिख लिए यहाँ पे, वह बीए किया, वह, तो बी, तो अब भी उसके बाद ये चिन्ह देंगे, तो यही ना आपका क्या है, खात्मा का चिन्ह है, ए, बी ए। तो ये आपका क्या बन गया, ये जो चिन्ह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ये खात्मा का। इंग्लिश में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, बी ए, तो ये भी इसी वही ना हो गया, जाके फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही तो हो गया, खात्मा होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बी ए, बी लिख दिए। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है जाके आपका कौशीन। कौशीन का मतलब ब्रैकेट, यानी जुमला में अजाफी वजाहत के लिए जो है कौशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा मतलब कि वजाहत करना है तो फिर कौशीन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। उसके वाबिन, वाबिन एक तरीका से जिसको ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है ना, इन्वर्टेड कोमा या कहा जाता है, या कोटेशन मार्क। तो बैरूनी इक्तबास को नकल करने के लिए क्या, यानी बाहर वाला जो इक्तबास लिखा रहता है उसको नकल करने के लिए, तो आप लोग देखे होंगे ना, ये कहा जाता है कि उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा,
आप बीमार हो, बीमार हो, है ना। तो ये आपको क्या कर दिया गया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख दिया गया, है ना। तो ये बैरोनी को क्या कर रहा है, नकल करने के लिए यहाँ पे किया गया है। आपने कहा, उसने कहा आप बीमार हो, तो नकल करने के लिए यहाँ पे एक तरीका से किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक 16 को था, और 4 भी बचा हुआ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 4 में देखिए यहाँ पे अंडरलाइन, तो ये हो गया जाके अंडरलाइन, इसको कहा जाता है ना। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, अंडरलाइन कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी में कहा जाता है रेखांक चिन्ह, रेखांक, है ना, रेखांक रेखांक चित्र, चित्र कहते हैं चिन्ह, जिसको उर्दू में कहा जाता खत कुशीदा, खत कुशीदा, खत कुशीदा, जिसको इंग्लिश में अंडरलाइन कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे, और इसका काम भी देख लेते हैं क्या काम है, कि जुमला में क्या किया जाता है, अहम लफ्ज या जुमले को क्या करता है, वो इंडिकेट कर देता है, पहचान करने के लिए वहां पे किया जाता है कि हाँ, इस पे जोड़ देने के लिए। उसके बाद देखिए, ये जो सिंबल आपका दिख रहा है, इसको कहा जाता है क्रेट। क्या कहा जाता है, क्रेट कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में कहा जाता है हास्पद या त्रुटि बोधक, हास्पद या त्रुटि बोधक, बोधक, यानी हंसने का एक तरीका से चिन्ह दिख रहा है, लग रहा है कैसे कि कोई हंस रहा, इसलिए उसका हास्पद यानी कि त्रुटि बोधक। त्रुटि से याद आपको रखना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, गलती हो जाता है, यानी स्किप कर जाए। अलामत तर्क, तर्क मतलब क्या होता है, छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना। तो इबारत में जब कोई लफ्ज लिखने से रह जाए, तो उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, तो उसको हम लोग रखते हैं अलामत तर्क के अंदर रखते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में अलामत तर्क कहते हैं, और हिंदी में हास्पद, या तो हम उसको कहेंगे त्रुटि बोधक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कैरेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आखिर इसका काम क्या होता है, आखिर ये जो है ना अलामत क्या क्या करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो आपका ये आपका इबारत लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे इबारत में जब कोई लफ्ज लिखने से रह जाए, कोई इबारत लिखा गया उसमें से कोई लफ्ज छूट गया, तो हम लोग वहां पे कह सकते हैं। जैसे एक एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि स्वतंत्रता हमारा, जैसे हम लिख लिए यहाँ पे स्वतंत्रता हमारा, अब यहाँ पे चिन्ह लगा दिया, अधिकार है, अधिकार है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज छूट गया, तो अब यहाँ पे जो चीज छूट गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको, इसका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये चिन्ह यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा वो चिन्ह जो आपको वहाँ पे पूर्ति कर देगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, जन्मसिद्ध छूट गया है ना। इबारत में जब कोई लफ्ज लिखने से रह जाए, यानी कि इबारत ये लिखा गया, इसमें क्या करेगा, जन्मसिद्ध अधिक, जन्मसिद्ध आपका छूट गया, तो ये सिंबल का हम लोग जो इस्तेमाल किए, तो ये आपका कैरेट हो गया, जिसको त्रुटि बोधक या हास्पद या अलामत तर्क कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सिंबल जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सिंबल को आप देखिए, तो ये होता है, ये आपका उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अलामत शेर, यानी जब कि ये शेर आपका लिखा जाता है, तो वहाँ पे अलामत उसका इस्तेमाल किया जाता है कि शेर तहरीर करने से पहले ये इस्तेमाल की जाती है। यानी कि कोई भी शेर अगर हम लिखे, तो उसको तहरीर करने से पहले ये अलामत इस तरीका से हम इस्तेमाल कर लेंगे। यानी मान लीजिए आप ये है ना, लेकिन थोड़ा-सा ई तो आपका थोड़ा-सा ये गोल रहता है इस तरीका से, लेकिन इसको क्या करना है, ऐसे लेके इस तरीका से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अलामत शेर बन जाएगा। उसके बाद आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे ये जो अलामत दिख रहा है, ये अलामत किसका है, तखल्लुस का है। जब भी शायर क्या करते हैं, शायर के अदबी नामों के ऊपर डाली जाती है ये, है ना, जिसको हम लोग अलामत तखल्लुस कहते हैं। तो ये अलामत जो आपका तखल्लुस है, जो आपका शायर आप लोग का देखेंगे कि जहाँ पे आप किताब आप पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे जब शायर का नाम लिखा रहता है, तो वहाँ पे आपका क्या रखता है, तखल्लुस, वहाँ पे ये चीज को इस्तेमाल कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये इस तरीका से इस्तेमाल कर देते, तो ये आपका क्या होता है, अलामत तखल्लुस है, जो शायर अपने अदबी नाम के ऊपर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था 20 गो आप लोगों का मतलब रमूजों का, जिसपे हम लोग ने
डिस्कस किया। रमूज औकात का कोई परिभाषा नहीं, बस इतने याद रखना है यहाँ पे। परिभाषा है लेकिन उसमें कोई जान है नहीं, बस इतना याद रखना है कि रमूज औकात का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ तहरीरी शक्ल के इस्तेमाल किया जाता है ना। रमूज औकात का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि जुमले को चाहे लफ्ज को क्या कर सके, अलग अलग उसको हम कर सके, इसलिए इस अलामत का यानी चिन्ह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये था आप लोगों का जो आपका रमूज औकात से रिलेटेड था। सारा चीज 20 गो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है सबको। हम्म, जो भी उधर उसका नाम बन सकता था मैंने यहाँ पे कर लिया। चलिए अब पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी पीने के बाद फिर आगे सेशन देखते हैं क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है दो गो मुसन्निफ का टॉपिक दिया हुआ, देख लेते हैं। अदीब का या शायरा का नाम देखिए, सैयद सुलेमान नदवी। यहाँ पे सैयद सुलेमान नदवी के बारे में दिया हुआ, तो सैयद सुलेमान नदवी जो है 1884 के अंदर दसना में पैदा हुए थे। दसना कहाँ है? बिहार शरीफ में है। ठीक है, बिहार शरीफ पटना के अंदर है, यानी बिहार के अंदर है। ठीक है, बिहार के अंदर बिहार शरीफ। और उसके बाद है कि सैयद सुलेमान नदवी जो है 1953 में कराची में पैदा हुए थे। सैयद सुलेमान नदवी का कहाँ पैदा हुए, सॉरी वफात पाए थे 1953 में, वफात पाए थे कराची के अंदर। आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? हकीम सैयद अबुल हसन। हकीम सैयद अबुल हसन किसके वालिद का नाम है? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम है। सैयद सुलेमान नदवी के असतजा का नाम देखा जाए तो अल्लामा शिबली नोमानी है। अल्लामा शिबली नोमानी किसके उस्ताद हैं? तो वो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद ये भी है तो बहुत से के, लेकिन आपका इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये करना है। चलिए असनाफ की बात करें यहाँ पे, हाँ चलिए असनाफ की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि पहला मजमून, तो सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून क्या है? अलपंच है। क्या है? अलपंच, जो 1902 में क्या हुआ था, शाये हुआ था। ठीक है, आगे देखिए मजमून के बारे में का, तो मजमून क्या? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये आपका सैयद सुलेमान नदवी का एक मजमून है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। ठीक है, उसके बाद देखिए तसानीफ की बात करें सैयद सुलेमान नदवी की, तो अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबो हिंद के ताल्लुकात एक तसानिफ है। ये तसानिफ जो है अरबो हिंद हिंद के ताल्लुकात, ये किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का है। उसके बाद और भी तसानिफ है, जैसे सीरतुल नबी। सीरतुल नबी भी एक तसानिफ है जो सैयद सुलेमान नदवी का है। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी यानी कि सीरतुल उस्मान क्या कहते हैं, सैयद सुलेमान ने इसकी 4 जिल्दें लिखी है। यानी कि सीरतुल नबी की कितनी जिल्दें लिखी? 4 जिल्दें लिखी है। आगे नोट में देखिए यहाँ पर सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी की हयात व खिदमात पर किताब लिखी है ना। ये भी याद रखना है कि उसके जो उस्ताद थे सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद शिबली नोमानी साहब, ठीक है, तो उसके हयात व खिदमात पर एक किताब भी लिखी है। चलिए आगे देखिए अहम पॉइंट के अंदर देखिए सैयद सुलेमान नदवी ने रिसाला 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 अल नदवा, है ना, तो अल नदवा की है ना इदारत की थी, है ना। सैयद सुलेमान नदवी एक रिसाला था जिसका नाम था अल नदवा, तो उसका क्या किया था? वो इदारत किया था। उसके बाद यहाँ पे कि सैयद सुलेमान नदवी इदारे दारुल, है ना, दारुल मुसफ़्फ़ीन, है ना, दारुल मुसफ़्फ़ीन से वाबस्ता थे। ठीक है, यानी कि उससे भी क्या रखते थे? ताल्लुक रखते थे, है ना। सैयद सुलेमान नदवी जो है अदारे दारुल मुसफ़्फ़ीन से वाबस्ता थे। आगे के सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम, है ना, मदरसा इमदादिया दरभंगा में हासिल किया था। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे वो क्या किए थे? आला तालीम हासिल कहाँ से किए थे? किस मदरसा से? तो मदरसा इमदादिया दरभंगा से हासिल किए थे। आगे के सैयद सुलेमान नदवी जो थे सैरत शरीयत निगार
और इस्लामी महक़ूक़ के तौर पर मशहूर हुए थे। अगला पॉइंट है कि सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे। कितने ज़बानों के माहिर थे सैयद सुलेमान नदवी? 4 ज़बानों के माहिर थे। उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक सोबा बिहार से है। किससे है? सोबा बिहार से, यानी कि बिहार राज्य से ताल्लुक रखते हैं सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं किसके बारे में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ इमदाद इमाम असर। तो इमदाद इमाम असर जिसका तखल्लुस है असर, किसका क्या है तखल्लुस? असर, है ना। और ये जो वफात पैदा हुए थे तो पटना में हुए थे 1849 में, है ना। इमदाद इमदाद इमाम असर कब पैदा हुए थे? तो 1849 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना में। उसके बाद है कि अ, इमदाद हसन इमाम इमदाद इमदाद इमाम असर जो है वो 1934 में वफात पाए थे, और यानी कि मदफन यानी गया में ही किया कर दिया गया। उसके बाद कि वालिद का क्या नाम था? तो शमसुल उलमा, है ना, सैयद वहीदुद्दीन, है ना। वालिद का क्या नाम था? शमसुल उलमा, और उसके बाद जाके सैयद वहीद उद्दीन खान बहादुर, ये नाम था उसका। उसके वालिद का नाम शमसुल उलमा सैयद वहीद उद्दीन खान बहादुर, जो आपका इमदाद इमाम असर के वालिद का नाम था। आगे देखिए शेरी मजमुआ, तो दीवाने असर। तो दीवाने असर किसका है? इमदाद इमाम असर का है। तसानीफ की बात करें तो काशिफुल, है ना, हकायक, कासिफुल हकायक एक तसानीफ है जो इमदाद इमाम असर का है। यह तनकीदी नौनियत की किताब है जो 1897 में शाये हुआ था। यानी कासिफुल हकायक जो है ये आपका तनकीदी नौनियत की किताब है जो 1897 में शाये हुआ था, है ना। मरआतुल हुक्मा, मरआतुल हुक्मा, है ना, फवायद दीन, फवायद दारीन, है ना, मसबाह मसबाउल निज़ाम, है ना। उसके बाद है मनाजिरुल मनास मनाज मनाजुर जुर मसाइब, है ना, मनाजुरुल मनाजुरुल मसाइब। तो ये आपका ये भी सारा का सारा तसनीफ़ी हो गया आपका। एक तसनीफ़ तो ये है कासिफुल हकायक हो गया, दूसरा हो गया जाके मरआतुल हकमिया, है ना। आगे बात करें तो फ़ायदा दारीन, उसके बाद है मसबाउल निज़ाम, मसबाउल जाम, मसबाउल निज़ाम ने मसबाउल जाम, है ना। मनाजुरुल मनास मसाइब, ये सारा तसनीफ किसका है? इमदाद इमाम असर का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अहम मालूमात में कि इमदाद इमदाद इमाम असर को अंग्रेजी सरकार ने शमसुल उलमा के खिताब से क्या किया था? नवाजा था, है ना। इमदाद इमाम असर को अंग्रेजी सरकार ने शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा था। उसके बाद है कि इमदाद इमाम असर को 1909 में नवाब का खिताब भी मिला था। इमदाद इमाम असर को 1909 में नवाब का खिताब मिला था। इमदाद इमाम असर की 2 शादियाँ हुई थी। कितनी शादियाँ? 2 शादियाँ हुई थी। इमदाद इमाम असर ने वकालत की डिग्री हासिल की थी, यानी कि इमदाद इमाम असर जो थे वो वकालत की भी डिग्री हासिल किए थे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। कल का क्लास तो और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो कल जो अब तक जो जितने भी मतलब कि सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है कल की क्लास में, कल जो क्लास होने वाला ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग यानी वाक्य तीनों लैंग्वेज को कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे जितने भी टाइप आते हैं, है ना।
जनरली टाइप कितने होते हैं, सेंटेंस के बनावट के एतबार से किस तरीके कितने होते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे तीनों लैंग्वेज में, यानी जुमला के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कल के क्लास में, इसलिए कल का क्लास मिस ना करें। ठीक है, और क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना है।